एस्ट्रोलॉजी एक सूडो साइंस। एक ग्रुप मिलेगा आपका जो ब्लाइंडली एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करता है। दूसरी तरह के जो आपको लोग मिलेंगे वो एस्ट्रोलॉजी को पूरी तरह से फ्रॉड या खारिज कर देते हैं। आज हम करेंगे इस फ्रॉड इंडस्ट्री का सबसे बड़ा खुलासा। अब अगर ये बोला जाए कि दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही है, जब हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो चार्ट को देख के हमारे बारे में काफी कुछ बता देते हैं। अगर आपके फर्स्ट हाउस में सन प्रेजेंट है, तो जब हम सन की बात करते हैं तो बुध फर्स्ट हाउस में प्रेजेंट है। इनफैक्ट 1000 लोगों में से 800 लोग ऐसे मिल जाएं तो ये जितने भी प्रेडिक्शन होते हैं, क्या ये बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं? अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच है तो जीत कौन रहा है? ये आज भी अगर कोई करना चाहे इतने सारे टेक्नोलॉजिकल टूल के बाद तो भी इतना आसान नहीं है। जैसे स्टैटिस्टिक्स में हम जब कुछ बात करते हैं तो बात होती है कितने सैंपल पे आपने स्टडी की। कभी भी कोई एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देख के नहीं बोल सकता कि आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो। क्या हम एस्ट्रोलॉजी को साइकोलॉजी लेवल पे भी समझ सकते हैं? तो आपके 7th हाउस में अगर सन प्रेजेंट है, हाउस बताता है आपके रिलेशनशिप सेक्टर को। राहु केतु एक तरह से कोई फिजिकल प्लेनेट नहीं है। राहु केतु सन और मून के मीटिंग पॉइंट्स हैं। ये लाल किताब क्या है? तो ये उपाय कितना वर्क करते हैं? तो एस्ट्रोलॉजी में जो मिसिंग पार्ट है उसके बारे में एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा बात नहीं की जाती। आज हम एस्ट्रोलॉजी पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि क्या एस्ट्रोलॉजी एक साइंटिफिक टेक्निक है या एक सूडो साइंस है जिसके नाम पे काफ़ी फ्रॉड चल रहा है। लेकिन इन सब टॉपिक्स पर डिस्कस करने से पहले हम यह समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत कैसे हुई। देखिए, शुरुआत से इंसानों को जो भी कुछ हमें आसमान में दिखाई देता है इसको समझने और जानने में काफी इंटरेस्ट रहा है। तो अलग अलग कल्चर्स के अंदर जैसे कि आप देखोगे, आप हिस्ट्री के जब बारे में जब हम पढ़ते हैं तो पुराने टाइम में जब ज्यादा साइंटिफिक हमारे पास जो गैजेट्स और टेक्निक्स जो आज अवेलेबल है वो अवेलेबल नहीं थी, तो उस टाइम पे लोग इवन डायरेक्शंस को देखने के लिए ट्रैवल करते टाइम स्टार्स की पोजीशंस को काफी लेवरेज करते थे। तो शुरुआत से इंसान स्टार्स को समझना या उनका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसको समझने की कोशिश करता हुआ आ रहा है। तो अगर हम अलग अलग कल्चर्स के अंदर जाके देखें तो इंडिया में जो ज्योतिष है वो वैदिक काल से उसका एविडेंस हमारे पास अवेलेबल है कि जो वैदिक काल में जो 6 दर्शन हुआ करते थे, ज्योतिष उन 6 में से एक दर्शन था। अच्छा। और अगर हम वेस्ट की बात करें तो जो बेबीलोनियन कल्चर थी, जो ग्रीक और उनसे भी पहले की जो कल्चर थी, वहां पे भी बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले हैं कि वो लोग भी एस्ट्रोलॉजी के बारे में काफी वहां पे एक तरह से कॉमन एक प्रचलन हुआ करता था। लेकिन अगर हम इसको और गहराई में जाके समझें तो हिस्ट्री में काफी लोग ये भी कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत जो खेती करते टाइम जब हम फसल के लिए जो हम बीज हम खेतों में जाके डालते हैं उसको, वो मून की पोजीशनिंग कि मून अभी कौन से अभी साइकिल में चल रहा है और अलग अलग स्टार्स और उनके जो कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार है जिसको हम नक्षत्र या कॉन्स्टिलेशन कहते हैं, उनकी पोजीशन इस टाइम हम आकाश के अंदर कैसी है उसको देखकर खेतों के अंदर बीज डाला करते थे ताकि उनकी फसल और अच्छे से डेवलप हो पाए। ठीक इसी तरह से धीरे धीरे फिर वही कॉन्सेप्ट उन्होंने ह्यूमंस के ऊपर अप्लाई करना शुरू किया। तो ये एक तरह से एक शुरुआत थी एस्ट्रोलॉजी की। तो इसमें शुरुआत में अगर हम देखोगे तो जो ग्रुप ऑफ स्टार्स है जिसको हम नक्षत्र कहते हैं उसको समझा गया। फिर उसके बाद हमने अलग अलग प्लैनेट्स को उन लोगों ने ढूंढा हिस्ट्री में। अब आप देखो कि आकाश में जब हम देखते हैं तो हमें तो एक तरह से हर चीज स्टार की फॉर्म में ही दिखाई देती है, लेकिन जब हम क्लोजली देखेंगे तो जो अलग अलग जो प्लैनेट्स है, एक तो उनका उनका जो ब्राइटनेस है थोड़ी सी स्टार से अलग दिखेगी आपको, और दूसरा जो उनका मूवमेंट है वो काफी डिफरेंट है बाकी स्टार से। पहले के टाइम पे ये माना जाता था कि अर्थ के चारों तरफ ही एक तरह से सारे स्टार्स और हर चीज, पूरा यूनिवर्स अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। क्योंकि बेसिक लेवल पे अगर कोई देखेगा अर्थ पे बैठ के उसको ये लगेगा कि हर चीज हमारे चारों तरफ घूम रही है। आज हम जानते हैं कि अर्थ भी सन के चारों तरफ घूम रही है बाकी प्लैनेट्स की तरह, लेकिन उस टाइम पे इस तरह से इसको स्टडी किया गया था। तो अगर जब हम अर्थ को देखेंगे, अर्थ सन के चारों तरफ जब चक्कर लगा रही है तो जो बाकी सारे स्टार्स हैं उनका जो मूवमेंट अर्थ के चारों तरफ हो रहा है उसी पोजीशन में हो रहा है जिस पोजीशन में अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो उनके मूवमेंट को समझना कंपैरेटिवली इजी है। लेकिन जो बाकी प्लैनेट्स हैं उनका मूवमेंट बाकी स्टार्स के मूवमेंट से काफी अलग है। तो इस तरह से उन्होंने ये ट्रैक कर लिया कि कुछ ऐसे स्टार्स हैं जिनका मूवमेंट बाकी स्टार से अलग है और इसलिए उनको ग्रहों का नाम दिया गया। और जो उनमें कौन कौन से, जो वो ये वही ग्रह हैं जो आज हम हमारे सौरमंडल में हमें पता है कि एग्जिस्ट करते हैं, जैसे बुध, शुक्र,
जुपिटर, मार्स, सैटर्न। तो ये सारे ग्रह उस टाइम पे ट्रैक किए गए कि इनकी जो एक तरह से अर्थ के चारों तरफ जिस तरह से ये घूम रहे हैं, ये बाकी सारे स्टार से डिफरेंट है। तो इस तरह से उनको आइडेंटिफाई किया गया। तो एक तरह से बेसिक लेवल पे जब उन लोगों ने आइडेंटिफाई किया और उनको एक प्रॉपर तरीके से एक मैकेनिज्म बनाया गया कि किस तरह से इनको स्टडी किया जाए, ताकि हम ये ट्रैक कर सकते हैं कि जब हम पैदा हो रहे हैं उस टाइम पे इनकी पोजीशन इस स्काई में कैसी है, और उससे हम प्रिडिक्ट कर पाए कि आगे हमारी लाइफ में इनका इम्पैक्ट किस किस तरह से रहेगा। तो ये पूरी जो स्टडी है, इसी को एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। अगर हमें बेसिक लेवल पे एस्ट्रोलॉजी को समझना हो तो जो ये स्टार्स और ये प्लैनेट्स है कि ये हमारे ऊपर कैसे हमें अफेक्ट करते हैं, तो हम इसको कैसे समझेंगे? तो देखिए, इसको समझने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने रूम से बाहर निकलो, छत पर जाओ और आसमान में देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो जो भी हमें आसमान में दिखा रहा है, अगर हम इमेजिन कर लें कि ये एक सर्कल की शेप है और उस सर्कल की शेप को हम 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो हर पार्ट 30 डिग्री एंगल का बन जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं ज्योतिष में 12 हाउसेस, यानी 12 घर। तो जो फर्स्ट हाउस है जिसको लग्न भी कहा जाता है, फर्स्ट हाउस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सारे हाउस बनते आएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड टू 12th। अब ये जो हर हाउस है, इन हर हाउस की भी अपनी प्रॉपर्टी होती है, इसको हम ये आगे डिस्कस करेंगे। इस जैसे 12 हाउस होते हैं वैसे 12 राशियां भी होती हैं, यानी जोडियक साइन। तो राशियां क्या होती हैं कि राशियां एक तरह से ग्रुप ऑफ स्टार्स है। अब हाउस फिक्स है लेकिन राशियां फिक्स नहीं है। राशियां हमेशा ट्रेवल करती हुई रहेंगी। लेकिन अगर आप एस्ट्रोनॉमिकली देखो तो राशियां ट्रेवल नहीं कर रही है, अर्थ ट्रेवल कर रही है। अर्थ सन के चारों तरफ ट्रेवल कर रही है, तो वो स्टार की पोजीशन हमेशा चेंज हो रही है। तो हर राशि का भी अपना एक सिग्निफिकेंस होता है, जैसे हर एक हाउस का सिग्निफिकेंस होता है। जैसे आपकी फर्स्ट हाउस में अगर 5 नंबर की राशि है, तो आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजर बोलेगा कि आपका लग्न सिंह राशि का है। अगर वहीं पर 4 नंबर की राशि है, तो वो बोलेगा कि आपका लग्न कर्क राशि का है। तो इस तरह से अलग अलग राशियां हैं। अब इसके बाद आते हैं 9 प्लैनेट्स। तो 9 प्लैनेट्स कौन से हुए? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, जुप और शनि, और इसके अलावा राहु केतु भी। तो जो 9 में से 7 प्लैनेट्स हैं, ये 7 प्लैनेट्स फिजिकली हमारे इसमें सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा 2 प्लैनेट्स और माने गए हैं जो कि इमेजिनरी प्लैनेट्स हैं, राहु और केतु। अब ये राहु केतु क्या होते हैं? राहु केतु एक तरह से कोई फिजिकल प्लैनेट नहीं है। राहु केतु जो सन और मून के मीटिंग पॉइंट्स हैं। तो जो मून का नॉर्थ नोड है, यानी उत्तर दिशा वाला जो पार्ट है, उसको राहु बोला गया है। उसके 180 डिग्री पे जो साउथ नोड है, उसको केतु बोला जाता है। मतलब राहु और केतु हमेशा 180 डिग्री पे होंगे। हमेशा 180 डिग्री, और ज्योतिष में भी इनको हमेशा ऑपोजिट माना जाता है। तो आपने जैसे बहुत सारी पौराणिक कथाएं पढ़ी होंगी, एक राक्षस था जिसका सर काट देते हैं। जो सर है वो राहु बन गया, जो धड़ है वो केतु बन गया। तो वो एक तरह से ज्योतिष का जो एक कॉन्सेप्ट है, उसको समझाने के लिए वो कथा बनाई गई थी। तो जो सर डिनोट करता है, राहु हमेशा आप ज्योतिष में डिनोट करेगा अटैचमेंट और डिजायर को। तो इस तरह से उसको सर के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि हमारी जो भी थॉट्स हैं, डिजायर्स है, वो माइंड में है। तो राहु को इस तरह से हम एक तरह से एक सिर की तरह दिखाते हैं। केतु को दिखाया गया है सिर्फ धड़, उसके पास सर नहीं है। तो वो एक तरह से डिटैचमेंट को रिप्रेजेंट करता है ज्योतिष के अंदर। तो इस तरह से इन दोनों को सिंबलाइज करने के लिए ये पूरी कथा बनाई गई थी। लेकिन अगर आप इसको एस्ट्रोनॉमिकली देखो, तो ये सन और मून के मीटिंग पॉइंट्स हैं। इस तरह से 9 प्लैनेट्स बन जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा जो ज्योतिष है, ये 12 हाउस, 12 राशि या जोडिक साइन और 9 प्लैनेट्स, इनके कॉम्बिनेशंस का खेल है कि किस तरह से इनके कॉम्बिनेशन को समझा जाए। जब आप पैदा हुए थे, तो आकाश के अंदर ये कॉम्बिनेशन किस तरह से एग्जिस्ट करता था, और जब आप आगे लाइफ आपकी बढ़ेगी तो आपके अंदर कौन कौन सी दशाएं आएंगी, उसको समझने का खेल ही एस्ट्रोलॉजी है। आपने अभी सनसाइन की बात की थी, तो ये सनसाइन होता क्या है? इसको कैसे हम समझ सकते हैं? देखिए, जब किसी का भी बर्थ होता है, तो उस टाइम पे सन कौन सी राशि, यानी कौन से जोडिक साइन के अंदर अभी प्रेजेंट है, उसके ऊपर डिसाइड किया जाता है कि आपकी राशि कौन सी होगी। सपोज अगर जब भी किसी का बर्थ हुआ, उस टाइम पे सन अगर 4 नंबर राशि में प्रेजेंट है, स्काई के अंदर जैसे हमने देखा था, तो उसका सनशाइन होगा कर्क। तो जो भी वेस्टर्न, जैसे हम जो आज न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं सनशाइन के बारे में, डेली जो हमारा होरोस्कोप आता है कि आज आपके लिए कैसा रहेगा, वो सब सनशाइन के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में सनशाइन को काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है। और अगर लेकिन हमारी अगर इंडियन एस्ट्रोलॉजी की बात करें, ज्योतिष की, तो वहां पे मून साइन
यानी कि आपका चंद्रमा जब आप पैदा हुए थे तो कौन सी राशि के अंदर प्रेजेंट था। तो अगर आपका चंद्रमा जब आप पैदा हुए और 3 नंबर की राशि में था तो आपका मिथुन आपका चंद्रमा की राशि को बताएगा। तो जब आप इंडियन एस्ट्रोलॉजर से मिलने जाते हो और वो आपकी राशि के ऊपर कुछ बता रहा है तो वो आपके मून साइन के बारे में बात कर रहा है। तो ये सब चीजें भी हमें पता होनी चाहिए कि सनशाइन मून साइन किस तरह से बनते हैं हमारी राशि के अंदर। जैसे अभी आपने कहा था कि हर एक हाउस की और प्लैनेट्स की एक प्रॉपर्टीज़ होती है, अलग-अलग सबकी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो वो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? देखिए पास्ट में जब भी जितने भी ये प्लैनेट्स हैं और ये स्टार्स हैं, इनके इम्पैक्ट को जब इंसानों के ऊपर समझना शुरू किया तो उसके बेसिस पे अलग अलग हाउस को, राशि को और उन प्लैनेट्स को उनको डिफाइन किया गया कि वो किस तरह के इम्पैक्ट हमारे ऊपर डालते हैं। कुछ इम्पैक्ट होंगे जो जनरलाइज बताए गए, कुछ इम्पैक्ट होंगे जो बेसिस ऑन आपके चार्ट के ऊपर उनके कॉम्बिनेशन के बेस पे डिसाइड किया गया। तो अगर हम जनरल इम्पैक्ट की बात करें तो जो ये 12 हाउस है, हर हाउस की काफी सारी प्रॉपर्टीज होती है, कोई एक प्रॉपर्टी नहीं होती। जैसे फर्स्ट हाउस बताएगा आपकी पर्सनालिटी के बारे में, जैसे आपकी ईगो कैसी होगी, आप किस तरह से सोचोगे इसके बारे में। इसके अलावा और भी कई चीजें जैसे आपके इवन हेयर कैसे होंगे, ये सब चीजें फर्स्ट हाउस से देखी जाती है। मतलब फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनैलिटी को बताएगा। बस। और उसी तरह से अगर सेकंड हाउस में आप जाओगे तो सेकंड हाउस मल्टीपल चीजें बताएगा, जैसे आपके पास कितनी प्रॉपर्टी होगी, कितनी वेल्थ होगी, आपकी स्पीच कैसी होगी, आपकी फूड हैबिट्स कैसी होंगी, आपकी जो भी फैमिली है वो कैसी होगी। तो ये सारे जो जितने भी अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी सेकंड हाउस से आएंगी। इसी तरह थर्ड फोर्थ हर एक हाउस के बारे में काफी सारी चीजें हम समझ सकते हैं। अब अगर हम आते हैं राशि पे, तो राशि भी आप देखोगे 12 हाउस और 12 राशि है। तो राशियों की प्रॉपर्टी थोड़ी मिलती जुलती है हाउस की प्रॉपर्टी से, लेकिन कुछ कुछ इनमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं। इसी तरह से अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तो जब हम सन की बात करते हैं तो सन आपकी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, रिलेशनशिप में आपके पिता को रिप्रेजेंट करता है। सन एक लीडरशिप क्वालिटी बताता है। उसी तरह जब आप मून की बात करोगे तो मून आपकी मदर को रिप्रेजेंट करेगा। मून आपके आपके अंदर आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करेगा। और इसी तरह से आप किसी और प्लेनेट को लेते हो जैसे कि मार्स, तो मार्स आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। मार्स को एस्ट्रोलॉजी में एक तरह से सेनापति की तरह बताया जाता है कि वो, क्योंकि जब जैसी आपके अंदर एनर्जी होगी उसी तरह से आप एक्शंस लोगे। और मार्स अग्रेशन को दिखाता है, क्योंकि ज्यादा एनर्जी होगी तो हो सकता है इंसान अग्रेसिव भी हो। तो इन इन सब डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज से इनको एनालाइज किया जाता है। जब भी एस्ट्रोलॉजी की बात होती है ना तो बहुत सारे योग के बारे में बात होती है, जैसे राजयोग, गजयोग। तो बहुत तरह के योग होते हैं। तो ये योग कैसे बनते हैं, क्या होते हैं ये योग? देखिए जो अभी हमने 12 हाउस 12 राशि 9 प्लैनेट्स की बात की, तो जो हमारा जो भी बर्थ चार्ट है उस बर्थ चार्ट में किस कॉम्बिनेशन में ये प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि कौन किस तरह के योग आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में प्रेजेंट है। जैसे कि सपोज अगर आपका मून और जुपिटर एक हाउस में है या एक दूसरे को देख रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजर आपको बोलेगा कि आपकी कुंडली में गज केसरी योग प्रेजेंट है। इसी तरह से कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशन, जैसे कि अगर राहु और जुपिटर एक साथ आता है तो हम बोलते हैं गुरु चांडाल दोष आपके यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स है और इसके बेसिस पे ये बताया जाता है कि ये इस तरह का योग है, ये पॉजिटिव है। कुछ निगेटिव तरह के योग होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन क्या कॉम्बिनेशन आपके प्लैनेट से प्रेजेंट है उसी तरह से आप देखोगे बहुत बहुत तरह के योग बताए गए एस्ट्रोलॉजी के अंदर। जब हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो चार्ट को देख के हमारे बारे में काफ़ी कुछ बता देते हैं। तो ऐसा क्या देखते हैं वो इस चार्ट में कि वो इतना सब कुछ बता देते हैं? देखिए जैसा हमने बात की थी कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर जितने भी तरह की एनालिसिस होती है वो इन 12 हाउसेस और फिर राशिस और उसके बाद 9 प्लैनेट से कॉम्बिनेशन के बेस पे होती है। तो अगर आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो तो काफी हद तक वो आपके पर्सनालिटी के बारे में थोड़ी सटीक और स्पेसिफिक बातें बता सकता है। अब उसके लिए वो क्या देखेगा, जैसे सपोज अगर आपके फर्स्ट हाउस में सन प्रेजेंट है तो सन क्या बताता है, लीडरशिप क्वालिटी। फर्स्ट हाउस क्या बताता है, आपकी ईगो को, आपकी पर्सनालिटी को। तो आपकी पर्सनालिटी के अंदर अभी सन का इम्पैक्ट आएगा कि आप एक तरह से लीडरशिप क्वालिटी रख सकते हो। अगर मार्स प्रेजेंट है तो भी आएगा, क्योंकि मार्स भी एक तरह से, जो मार्स को सेनापति बताया गया है, तो मार्स भी लीडरशिप क्वालिटी दिखाता है। तो अगर सन या फिर मार्स आपकी फर्स्ट हाउस में आ रहा है तो आपकी पर्सनालिटी के बारे में प्रिडिक्ट किया जाता है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी। अब सन और मार्स में से दोनों दोनों लीडरशिप दिखा रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, अगर मार्स प्रेजेंट है तो आपके अंदर अग्रेशन और ज्यादा होगा, क्योंकि वो मार्स की प्रॉपर्टी है। इसी तरह से जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं,
अलग अलग प्लैनेट्स के, वो किस कौन सा प्लैनेट कहाँ प्रेजेंट है उसके हिसाब से ये प्रिडिक्ट किया जाता है। जैसे सपोज आपके 7th हाउस में अगर सन प्रेजेंट है, हाउस बताता है आपके रिलेशनशिप सेक्टर को, आपकी मैरिज को। तो अगर 7th हाउस में सन प्रेजेंट है तो वो आपकी रिलेशनशिप के लिए इतना अच्छा नहीं बताया गया है। क्योंकि अगर आप अपने रिलेशनशिप सेक्टर के अंदर ईगो लेके जा रहे हो, सन किसको बताता है, लीडरशिप को, ईगो को, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। वो बनेगी नहीं। तो आपका जो भी कॉम्पेटिबिलिटी है वहां पे थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि आपकी एडजस्टिंग नेचर थोड़ी कम हो जाएगी। तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस को देख के एस्ट्रोलॉजी के अंदर प्रिडिक्शंस किए जाते हैं। और इसी तरह से अगर किसी को फ्यूचर प्रेडिक्ट करना हो तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर दशाओं का भी एक कॉन्सेप्ट होता है। और ये दशाएं भी एक नहीं कई तरह की होती हैं, जैसे विश्वोत्तरी महादशा, योगिनी महादशा, और पता नहीं और भी कई कई तरह की महादशाएं होती हैं। लेकिन में सबसे कॉमन जो यूज किया जाता है वो होता है विश्वोत्तरी महादशा को। तो अगर कोई आपको कह रहा है कि आपकी बुद्ध की अभी महादशा चल रही है, तो वो विश्वोत्तरी महादशा की बात कर रहा है। अब उन दशाओं के अंदर कौन से दूसरे प्लेनेट की अंतरदशा चल रही है, उसके बेसिस पे ये बताया जाता है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। तो अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो, तो अगर उसको आपके फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करना है कि नेक्स्ट 1 ईयर, 2 ईयर या नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपके साथ क्या होने वाला है, और अगर आपकी इमेजिन करते हैं बुद्ध की महादशा चल रही है, तो सबसे पहले वो आपका बर्थ चार्ट खोलेगा। वो देखेगा कि बुद्ध कौन से हाउस में प्रेजेंट है, कौन से प्लैनेट्स का इम्पैक्ट उसके ऊपर है, कौन सी राशि के अंदर वो है, उसका डिग्री कितना है। जैसे हमने देखा था हर हाउस 0 to 30 डिग्री का होता है, तो बुद्ध कौन से डिग्री के ऊपर है। तो ऐसे एक नहीं मल्टीपल फैक्टर्स को देखा जाता है। फिर बुध के अंदर आगे आने वाले टाइम में और कौन कौन से प्लैनेट्स की अंतर्दशा आने वाली है, और बुध आपकी कुंडली के अंदर शुभ है या अशुभ है। तो इतने सारे कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स को देख के फिर प्रिडिक्ट किया जाता है कि आपके साथ आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। तो ये जितने भी प्रेडिक्शन होते हैं, क्या ये बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं या इनके नाम पे फ्रॉड भी होता है? देखिए, आप अब जब एस्ट्रोलॉजी के बारे में लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, तो आपको हमेशा दो डिफरेंट ग्रुप्स ओपिनियन रखते हैं। एक ग्रुप मिलेगा आपका जो ब्लाइंडली एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करता है। वो जिस भी एस्ट्रोलॉजर से मिलेंगे और उनकी लाइफ में जो इवेंट्स होगी उससे रिलेट कर जाएंगे। उनको लगता है कि एस्ट्रोलॉजी जो कुछ मेरी लाइफ में अभी चल रहा है, सब कुछ एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अलाइंड है, 100%। दूसरी तरह के जो आपको लोग मिलेंगे वो एस्ट्रोलॉजी को पूरी तरह से फ्रॉड या खारिज कर देते हैं। उनको लगता है कि एस्ट्रोलॉजी के नाम पे लोगों को पागल बनाया जाता है। अब अगर ये बोला जाए कि ये दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही है और अपनी अपनी जगह पर गलत भी है, तो ये कैसे पॉसिबल है, दो ग्रुप कैसे एक साथ सही हो सकते हैं। तो इसको समझने के लिए थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये होती है कि लोग किसी चीज को डिटेल में समझना नहीं चाहते और ओपिनियन बहुत जल्दी बनाना चाहते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी की जैसे हमने बात की थी, तो उसमें कहीं पर भी ऐसी बात हुई थी कि कल आपके साथ क्या होगा ये बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एस्ट्रोलॉजी बनी कैसे। तो यहाँ पर हम इस टॉपिक की अब थोड़ा सा डेप्थ में चलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी बनी कैसे और ये प्रिडिक्शन कर कैसे पाती है, और क्या कभी इतने एक्यूरेट प्रिडिक्शन हो सकते हैं कि कल अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच है तो जीत कौन रहा है। तो जब जैसे हमने पहले बात की थी कि एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत जब हुई, तो जो स्टार्स हैं उनके इम्पैक्ट को स्टडी किया गया। तो स्टडी कैसे किया गया होगा आप खुद सोचिए। बहुत सारे लोगों के बर्थ चार्ट देखे होंगे, फिर उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो देखा होगा। तो क्या उनकी लाइफ में डेली क्या हो रहा है ये स्टडी किया जा सकता है, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ये आज भी अगर कोई करना चाहे इतने सारे टेक्नोलॉजिकल टूल के बाद, तो भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि कोई भी अपनी लाइफ की डेली एक्टिविटी कहीं पे आपको ट्रैक करके नहीं देगा। और अगर वो कुछ बता भी रहा है तो उसकी एक्यूरेसी का प्रूफ क्या है। तो कभी भी क्या इस लेवल तक प्रिडिक्शंस किए जा सकते हैं कि डेली आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, नहीं। एस्ट्रोलॉजी के लिए जो पास्ट में जिन्होंने इसके इसके इम्पैक्ट को ट्रैक भी किया, वो काफी ब्रॉड लेवल पे किया होगा। और ऊपर से उनका सैंपल साइज क्या था। जैसे स्टैटिस्टिक्स में हम जब कुछ बात करते हैं तो बात होती है कितने सैंपल पे आपने स्टडी की। जितना ज्यादा आप सैंपल लोगे उतने एक्यूरेट आपके प्रिडिक्शंस होंगे। ये हम बात कर रहे हैं आज डेटा एनालिटिक्स और स्टैटिस्टिक्स की। तो जब पास्ट में जब जिसने भी ये सारे चार्ट बनाए और ये सारे हाउस की प्रॉपर्टीज बनाई या फिर जो फ्यूचर की प्रिडिक्शन की है कि दशाओं में कैसे कैसे आपके साथ हो सकता है, वो किया कुछ लोगों के ऊपर स्टडी करके। हमें कुछ नहीं पता कि उसका सैंपल साइज कितना बड़ा था। तो और फिर जो भी किया वो एक तरह से ब्रॉड इवेंट्स को लेके किया गया कि इस टाइम पे आप अगर ये प्लैनेट्स की आपकी महादशा चल रही है तो आपकी लाइफ के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। क्या प्रॉब्लम आएगी कुछ आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कुछ लोगों ने काफी जेनरिक प्रिडिक्शन भी की है। जैसे आप इमेजिन कीजिए आप स्टडी कर रहे हो 10,000 पीपल पे। अब उनमें से आपके पास सिर्फ 500 लोगों का डेटा अवेलेबल है कि इस दशा में इनके साथ ये हुआ। बाकी 9,500 का आपके पास पूरा डेटा अवेलेबल नहीं है।
तो आप क्या करोगे कि आप ब्रॉड लेवल पे बता दोगे कि जब सब एग्जांपल लेते हैं कि आपकी राहु की महादशा चल रही है, तो आपके साथ हो सकता है कि कुछ कुछ आपको एंजाइटी फील होगी, कुछ कुछ डिप्रेशन जैसे इशू आएंगे। अब ये एक ब्रॉड सेंस है कि उसके अंदर कौन सी दशा चल रही है, राहु की पोजीशन आपके हाउस में कहाँ पे है, उसके बेसिस पे उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया। क्योंकि काफी लोगों ने अगर 10,000 पे स्टडी की तो 7,000 8,000 लोगों ने बोला कि हाँ उनको ऐसा ऐसा कुछ फील हुआ था। अब राहु की महादशा काफी लंबे ड्यूरेशन के लिए आती है। अब उसमें से कौन से टाइम पे फील हुआ, कौन से पे नहीं हुआ, उस लेवल पे जाके देखा नहीं देखा हमने। तो कुछ लोगों के लिए देखा गया होगा, पर सारे लोगों के लिए इतने डेप्थ में देखना शायद इतना आसान काम नहीं है, आज भी उतना आसान काम नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजी को कभी भी आप एक स्पेसिफिक प्रिडिक्शन करने के लिए यूज नहीं कर सकते। तो अगर जितने भी लोग आज आप देखोगे एस्ट्रोलॉजी के नाम पे प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो ये जीतेगा, तो अगर आप एक सिक्का उछा के टॉस कर रहे हैं तो हो सकता है वो भी उससे बेटर प्रिडिक्शन दे दे। और अगर किसी का प्रिडिक्शन सही हो रहा है तो वो बाय चांस है, उसको अगर आप एस्ट्रोलॉजी का नाम दे रहे हो तो आप दे सकते हो, लेकिन वो उस पर वर्क नहीं करेगा। तो अब अगला क्वेश्चन आता है कि एस्ट्रोलॉजी वर्क करती कैसे है। देखिए ये अगेन एक प्रोबेबिलिटी थ्योरी है। अब बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर इस बात को मानेंगे नहीं, और बहुत सारे लोग जो एस्ट्रोलॉजी को यूज करते हैं वो भी सोचते हैं कि ये कोई मिस्टिकल साइंस है, ये बहुत ही कोई कोई जादुई साइंस है जिसके बेसिस पे कुछ हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक तरह से जो स्टडीज की गई अलग अलग प्लैनेट्स के इम्पैक्ट को, उसको जब समझा गया, उसके बारे में कुछ लिखा गया, तो उसके बेसिस पे एक जर्नल आपको ये बताया गया कि इनका इम्पैक्ट ऐसा ऐसा हो सकता है। तो किस तरह के प्रेडिक्शन एक्यूरेट हो सकते हैं और किस तरह के नहीं हो सकते हैं? देखिए कुछ कुछ जो कॉम्बिनेशंस हैं या कुछ कुछ चीजें हैं जहाँ पे एक्यूरेसी थोड़ी हाई हो सकती है, यहाँ पे भी मैं हो सकती है यूज कर रहा हूँ, हम होगी ही जरूरी नहीं है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी का बुध फर्स्ट हाउस में प्रेजेंट है तो वो इंसान थोड़ा यंग दिखेगा। अब अगर आप स्टडी करो आज के जमाने में भी, तो आपने 1,000 अगर सैंपल लिया उसके लिए जहाँ पे बुध फर्स्ट हाउस में है, और बाकी का सैंपल लिया 1,000 लोगों का जहाँ बुध फर्स्ट हाउस में नहीं है, तो आपको हो सकता है हो सकता है कि फर्स्ट जहाँ पे जिनका बुध फर्स्ट हाउस में प्रेजेंट है, 1,000 लोगों में से 800 लोग ऐसे मिल जाएं जो कंपेरेटिवली यंग लगते हैं उनकी एज के हिसाब से। अब अगर आप दूसरे 1,000 लोगों का जहाँ पे बुध फर्स्ट हाउस में नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे आपको ओल्ड ही लगेंगे, लेकिन उनमें से हो सकता है कि 500 या 400 लोग ही आपको ऐसे मिले, या 300 लोग ऐसे मिले जो कि अपनी एज के या तो अपनी एज के अकॉर्डिंग लगते हैं या अपनी एज से थोड़ा ज्यादा लगते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई, बुध फर्स्ट हाउस की ज्यादा हो गई जब ऐसा कॉम्बिनेशन आया। तो ये हुआ प्रोबेबिलिटी में। लेकिन अगर आप बोल रहे हो जिसका बुध फर्स्ट हाउस में वो हमेशा यंग ही दिखेगा, क्या ये सही स्टेटमेंट है? नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ऐसा कुछ प्रिडिक्शन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो गई। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपका राहु 8th हाउस में है, तो आपका इंटरेस्ट होगा या तो ज्योतिष में, आपका इंटरेस्ट हो सकता है किसी भी ओकल्ट साइंस में, ड्यूमोलॉजी हो गई या कोई भी और कोई सी भी जो ये एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज होती है, या आपका इंटरेस्ट हो सकता है तंत्र के अंदर, मेडिटेशन के अंदर, मतलब चीजों को डीप में जानने के लिए। अब यही आप सैंपल वहां पे भी टेस्ट करोगे तो प्रिडिक्शन की पावर थोड़ी ज्यादा होगी बाकी ऐसे लोगों के साथ जिनके अंदर ये कॉम्बिनेशन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अभी भी ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर है, 100% एक्यूरेसी यहाँ भी नहीं आएगी। तो जो एस्ट्रोलॉजर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को समझता है और उसके अकॉर्डिंग जस्ट ये एक तरह से एक एडवाइस की तरह ये बताता है कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, आपके लिए ये फील्ड बेटर हो सकती है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये होगा ही। तो जितने भी आप देखोगे आज बहुत सारी ऐसी स्टडीज हुई हैं जहां एस्ट्रोलॉजी को रॉन्ग प्रूव किया गया है। वो रॉन्ग प्रूव इसलिए किया गया है क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ही एस्ट्रोलॉजी के सबसे बड़े दुश्मन है। ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर अपनी दुकान चमकाने के लिए या फिर पैसा कमाने के लिए बहुत दावा करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ही सब कुछ होता है, या एस्ट्रोलॉजी के बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, हर चीज एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से एक्यूरेट बताई जा सकती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो इतनी स्टडीज इसको गलत प्रूव नहीं कर पाती। क्या जोडिएक साइन के हिसाब से आप अपने आप को देखोगे तो कितना आपको अपने बारे में पता चलेगा। जैसे हम न्यूज में पढ़ते हैं अपना होरोस्कोप, वो एकदम जनरल बात बता रहा है, उससे आपको क्या पता चल रहा है? उनमें से अगर 5 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं तो इतने जर्नल हैं कि ज्यादातर लोगों की लाइफ में वो हो ही रहे होंगे। वो इतने जनरल सेंस में बताया जाता है कि हर किसी को लगता है कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, और नहीं होता तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं।
तो यहाँ पे तो हमने अभी ये समझने की कोशिश की है कि एस्ट्रोलॉजी किस तरह से वर्क करती है। अब बहुत सारे ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो बोलेंगे एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल वर्क नहीं करती। तो क्या ये सही है? ये भी पूरी तरह से सही नहीं है। कैसे? कि जैसे कई साइंटिफिक स्टडीज में ये प्रूव किया कि मून का उतना इम्पैक्ट हमारे ऊपर है ही नहीं, ग्रेविटेशन वाइज। वो हो सकता है कि हमारे आसपास किसी और ऑब्जेक्ट का इम्पैक्ट उससे ज्यादा हो। अब हम नहीं बोल सकते कि वो कितना सही है कितना गलत है वो स्टडी, लेकिन मून का इम्पैक्ट हमारे ऊपर, प्लैनेट्स का इम्पैक्ट कुछ ना कुछ लेवल तक तो होता है। ये आप कभी खुद फील कर सकते हो कि जैसे फुल मून वाली नाइट है, पूर्णिमा वाली नाइट, उसमें जो एक पीस फील होती है अगर आप मेडिटेशन करते हो रादर देन एनी अदर डे इज हायर, क्योंकि कहीं ना कहीं मून हमें इम्पैक्ट कर रहा है। जो सी के अंदर जो टाइड्स भी आती है अमावस्या पूर्णिमा पे अलग होती है बाकी डेज से। तो जो रैशनल लोग अपने आप को बोलते हैं और एस्ट्रोलॉजी को पूरी तरह से क्लोज कर देते हैं, उनकी ओपिनियन भी पूरी तरह से सही नहीं हो सकती। अगर हम थोड़ा सा डीप डिटेल में जाके समझें एस्ट्रोलॉजी को और उसके इम्पैक्ट को, तो ये कहा जा सकता है कि हाँ, इन चीजों का इम्पैक्ट हमारे ऊपर हो सकता है। लेकिन जो हमारे आसपास का जो सिनारियो है, हम कहाँ रहते हैं, कहाँ पले बड़े हैं, और ये एस्ट्रोलॉजी में से बात होती है कि देश काल परिस्थिति, लेकिन ये बहुत ब्रॉड लेवल पे बात करके छोड़ दिया जाता है कि जैसे देश काल परिस्थिति है वैसा आपके ऊपर इम्पैक्ट होगा। तो अगर आप देश काल परिस्थिति को साइड में कर दो, सपोज आपके प्लेनेटरी पोजीशन बहुत अच्छी है, आपके वो तो एक तरह से आप लीडर भी होने चाहिए थे, आपके अंदर ये क्वालिटीज भी होनी चाहिए थी, आप, लेकिन आप फिर भी उतना बड़ा कुछ नहीं कर पाए। तो उसका रीजन पे कोई बात नहीं करता है, उसका रीजन ये है कि आपकी सराउंडिंग ही ऐसी है, आप निगेटिव लोगों के बीच में रहते हो रोज, आप कुछ एक्शन ही नहीं लेते हो। तो एक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस में इतना ज्यादा कहीं पे उसका कोई फैक्टर है ही नहीं। और प्रिडिक्शन हमेशा आपके एक्शन आपका सबसे बड़ा फैक्टर होगा। इसलिए जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि आप तो बहुत बड़े बन जाओगे। कभी भी कोई एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देख के नहीं बोल सकता कि आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो या फिर आप ये बन सकते हो। वो आपके एक्शंस पे डिपेंडेंट है। तो हमेशा जो हमारे कर्म है वो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होते हैं। अगर किसी का बर्थ चार्ट बहुत खराब है, यानी हम ये बोल सकते हैं कि उसके अंदर जितने भी बैड पॉसिबल कॉम्बिनेशन से वो प्रेजेंट है, हो सकता है वो लाइफ में ज्यादा सक्सेस अचीव कर जाए रादर देन जिसके बर्थ चार्ट में बहुत अच्छे प्लैनेट्स प्रेजेंट है, क्योंकि उसके एक्शंस ऐसे हैं कि वो अपनी हार्डशिप को भी पास करता हुआ आगे जा रहा है। और उसकी सराउंडिंग ऐसी है कि वो खुद ही ढूंढ रहा है कि कहाँ से मुझे सपोर्ट मिल जाए, मैं कैसे किसी से सीख लूं। और दूसरा ऐसा है जिसकी प्लेनेटरी पोजीशन बहुत अच्छी है लेकिन सराउंडिंग उसके आसपास की जो कंडीशनिंग है वो उसको आगे ही नहीं बढ़ने दे रही है। तो एस्ट्रोलॉजी में जो मिसिंग पार्ट है वो ये है कि आपकी सराउंडिंग किस तरह से आपको अफेक्ट करती है, उसके बारे में एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा बात नहीं की जाती। तो वो फैक्टर एक मिसिंग है जिसकी वजह से कभी भी आपको 100% एक्यूरेट प्रिडिक्शन एस्ट्रोलॉजी से हो ही नहीं सकते। और अगर कोई एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि एस्ट्रोलॉजी 100% सही प्रेडिक्ट करती है, तो वो या तो आपको बेवकूफ बना रहा है या फिर उसे एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ पता ही नहीं। क्या हम एस्ट्रोलॉजी को साइकोलॉजी लेवल पे भी समझ सकते हैं? देखिए, एस्ट्रोलॉजी का जो सबसे क्लोजेस्ट रिलेशन है अगर किसी को समझना है तो वो साइकोलॉजी से ही है। जो ये हम फ्यूचर प्रिडिक्शन की बात करते हैं वो उस पे जाना वाज नॉट द एम ऑफ एस्ट्रोलॉजी। जैसे कि हमने बताया था कि शुरू में प्लैनेट्स के बारे में भी जो बताया जाता है हमारे रिलेशनशिप्स को लेके और हमारे अलग अलग तरह के लाइफ के इवेंट्स को लेके, तो वहां पे वो प्रिडिक्शन फिर भी एक तरह से थोड़े से एक्यूरेट होते हैं। तो जब आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में किसी से पूछ रहे हो या समझना चाह रहे हो, पहले तो आपकी ऑब्जर्वेशन पावर इतनी हाई होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आप खुद कैसे हो अपनी पर्सनैलिटी के बारे में। लेकिन सपोज आप उतना ऑब्जर्व नहीं करते हो अपने आप को या आपको पता नहीं है, आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, तो वो आपकी पर्सनालिटी के बारे में काफी एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर सकता है कंपेरेटिवली। यहाँ पे भी मैं बोलूंगा कि वो 100% एक्यूरेट नहीं होगा, बट हो सकता है कि वो 75 to 80% एक्यूरेट हो। और वो कोई जनरल बात नहीं बताएगा, वो आपको स्पेसिफिक बातें बताएगा। तो पर्सनालिटी प्रिडिक्शन, क्योंकि वो साइकोलॉजी पे बेस्ड होगा। साइकोलॉजी कैसे? कि कौन सा प्लेनेट आपकी पर्सनालिटी कौन से टाइप को इफेक्ट कर रहा है, वो कौन से चार्ट आपके बर्थ चार्ट में कहाँ बैठा है, फिर आपकी कौन सी दशाएं आगे उस प्लेनेट से रिलेटेड आने वाली है। तो वो एक तरह से बताएगा कि आपकी थिंकिंग पैटर्न के बारे में, आप किस तरह से सोचते हो। जैसे कि 9th हाउस बताएगा धर्म के बारे में, 8th हाउस की हमने बात की थी वो बताएगा मेडिटेशन तंत्र के बारे में, 5th हाउस बताएगा मान लो सपोज मंत्र के बारे में, तो 4th हाउस बताएगा अपनी जो सुख है कि आप कितना कंफर्ट और लग्जरी फील करते हो अपनी लाइफ में। तो इन सब के बेसिस पे वो ये बता सकता है कि आपकी सोच किस तरह की है और आपको लाइफ में किस तरह की चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए, तो आप अपनी बेसिक नेचर के पास में रहोगे।
आप एक कंफर्ट फील करोगे। और यही शायद एस्ट्रोलॉजी का एम भी था, ना कि ये एक तरह से एस्ट्रोलॉजर का भगवान बन जाना कि अब मैं कुछ भी बता सकता हूँ। एस्ट्रोलॉजी को साइकोलॉजिकल लेवल पे समझ के और उसी की तरह मतलब जैसे हो आप वैसे बने रहो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप उसके अगेंस्ट जाते हो तो आप परेशान होते हो। क्योंकि ये आप एस्ट्रोलॉजी के बिना भी समझ सकते हैं कि जैसे आपकी अगर साइकोलॉजी जैसी हमारी बेसिक नेचर है, अगर हम उसके अगेंस्ट कुछ काम करते हैं तो हम उतना कंफर्टेबल फील नहीं करते। अब प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे लोग अपनी बेसिक नेचर को समझ नहीं पाते। आइडियली तो ऑब्जर्वेशन करके वो खुद ही समझ सकते हैं, उनको एस्ट्रोलॉजर की जरूरत है नहीं। लेकिन अगर वो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो फिर भी एक गाइड शायद कर सकता है उनको। अब ये डेफिनेशन बहुत मुश्किल है कि अच्छा एस्ट्रोलॉजर कौन, ऑनेस्ट एस्ट्रोलॉजर कौन, क्योंकि ज्यादातर लोग एस्ट्रोलॉजी के नाम पे अपनी दुकान भी चला रहे हैं और उनका मकसद होता है आपसे पैसे कमाना। जैसे कोई दशा ऐसी आ जाती है, जैसे शनि की दशा आ गई तो लोग बहुत उपाय बताते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं कि ये कर लो वो कर लो, तो ये उपाय कितना वर्क करते हैं, क्या हमें करना चाहिए ये सब? देखिए, थोड़ी देर के लिए एस्ट्रोलॉजी को साइड में अगर आप रख दो, तो अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करोगे? कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम प्लानिंग करेंगे या कोई अप्रोच लेंगे या फिर किसी बड़े से डिस्कस करेंगे या फिर भगवान के पास जाएंगे, भगवान की पूजा करेंगे या मंदिर वंदिर जाके बस ये सब करेंगे। तो एस्ट्रोलॉजी इस तरह से वर्क करती है इसके ऊपर कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर पहले तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा उपायों की शायद इतनी बात नहीं की गई थी। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए ये उपाय आते गए। उपाय का कॉन्सेप्ट इस पर डिपेंड करता है कि जब आपकी लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम चल रही है तो उसको आप पहले सॉल्व तब कर पाओगे जब आपका माइंड पीसफुल है। क्योंकि इंडिया में आप ये देखो कि जो देश काल परिस्थिति की बातें हैं, जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो बात होगी वो इंडियन एस्ट्रोलॉजी में अलग होगी, क्योंकि इंडिया में स्पिरिचुअलिटी वाला जो एंगल है वो शुरू से प्रेजेंट था। तो लोग ये जानते थे कि जब आप कोई पूजा करते हो, कोई मेडिटेशन करते हो, कोई मंत्र साधना करते हो तो आपका माइंड पीसफुल हो जाता है। तो आप जब भी आप देखोगे एस्ट्रोलॉजी के अंदर ऐसी बातें बहुत होती है कि अभी ये दशा चल रही है तो आपको हनुमान चालीसा करनी चाहिए, आपके अंदर ये दशा चल रही है तो आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। तो वो किस तरह से वर्क कर रही है, वो आपका माइंड पीसफुल कर रही है। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस टाइम पे आपका माइंड में थोड़ी एंजाइटी आ सकती है, आप थोड़े से मेंटली इम्बैलेंस हो सकते हो। तो अगर आप ये जो उपाय कर रहे हो तो आपका माइंड पीसफुल हो जाएगा। माइंड पीसफुल हो जाएगा तो आप खुद ही अपने लिए जज कर पाओगे कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। और जो भी चैलेंज है या लाइफ में जो भी चल रहा है, पहली बात तो चैलेंज हो सकता है उसके बाद आपको चैलेंज की तरह ना लगे, क्योंकि आप मेंटल पीस में आ चुके हो। और फिर ये उपाय की जो बात करते हैं तो धीरे धीरे जब जैसे जैसे एस्ट्रोलॉजी इवॉल्व होती गई, जो जैसे लाल किताब जो आज से शायद 50 या 100 साल पहले ही आई थी, तो लाल किताब के अंदर तो बहुत सारे ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको देख के किसी भी रैशनल इंसान को शायद लगेगा कि ये तो बिल्कुल ही बकवास है। ये लाल किताब क्या है? देखिए, जो इंडियन ज्योतिष था, वैदिक ज्योतिष, उसमें हमने बात की थी कि 12 हाउस, 12 राशिज और 9 प्लैनेट्स। लाल किताब के अंदर राशि वाले कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया। लाल किताब के अंदर सिर्फ 12 हाउस होते हैं और 9 प्लैनेट्स होते हैं। तो जो जो कॉम्प्लेक्सिटी थी ज्योतिष को समझने की वो थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि 12 राशि से कॉन्सेप्ट हट गया है। तो जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं अब वो थोड़े कंपेरेटिवली कम बन रहे हैं कि 12 हाउस और 9 प्लैनेट्स। तो लाल किताब उसके ऊपर बेस्ड है। अब लाल किताब के अंदर ये बताया जाता है कि आपका अगर बुध 4th हाउस में है और अगर आपका जुपिटर 9th हाउस में है या किसी और हाउस में है, तो उनकी आपस में जो पोजिशनिंग है उसके बेसिस पे प्रिडिक्शन किया जाता है। और लाल किताब के अंदर बहुत सारे उपायों की बात की गई है। जैसे कुछ ऐसे उपाय हैं जो थोड़े आपको लगेगा तंत्र बेस्ड है, क्योंकि तंत्र इवॉल्व होता हो चुका था वहां तक, तो तंत्र को भी वहां यूज किया गया है। तो इसमें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर तंत्र को नहीं मानते तो शायद हो सकता है आप लाल किताब के उपाय को भी ना करो। तो इस तरह से अलग अलग तरह के उपाय डिपेंडिंग अपॉन जैसी अभी देश काल परिस्थिति है, जैसी कल्चर है, उसके हिसाब से वो उपाय बना दिए गए। एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक बात और कही जाती है कि आप कोई सन्यासी हो या साधु हो तो आपके ऊपर एस्ट्रोलॉजी अब वर्क करना बंद हो जाएगी। उसका रीजन क्या है कि सपोज आपने अपने डिजायर्स को काफी कम कर लिया है। अगर आपके डिजायर्स ही कम हो गए हैं तो बाकी चीजों का इम्पैक्ट आपके ऊपर होना वैसे ही कम हो जाएगा। और जब इम्पैक्ट ही कम हो गया है तो आपको प्रॉब्लम्स भी कम आएगी, क्योंकि आप लाइफ में एक तरह से एक मेटेरियलिस्टिक इंसान की तरह इन्वॉल्व नहीं हो। जितना ज्यादा हम लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं, इसको आप साइकोलॉजी समझ सकते हो, उतनी ही प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। जितनी हमारी डिजायर्स बढ़ेगी, जितना हम बहुत 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 करना चाहेंगे, उतनी हम प्रॉब्लम्स को भी अपने अंदर लेते जाएंगे, और अगर आपके अंदर डिजायर ही नहीं है तो प्रॉब्लम्स भी। प्रॉब्लम्स भी कम हो जाएगी। तो जब आप बहुत ज्यादा लाइफ में उलझ चुके हो
और उस टाइम पे जैसे ये मंत्र बताए जाते हैं या फिर किसी भी तरह से आप अपने डिजायर्स को कम कर पाओ, तो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स अपने आप आपको लगेगा कम हो गई है। तो ये कोई मैजिकल साइंस नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल एक तरह से ट्रीटमेंट है कि आप अपने डिजायर्स को थोड़ा ब्रेक लगा रहे हो, आप अपने फियर्स को कंट्रोल कर रहे हो। लाइफ में दो चीजें इंपैक्ट करती है कि आपके अंदर डर कितना है, आपके अंदर डिजायर्स कितनी ज्यादा है। अगर इन दोनों चीजों को आपने कम कर लिया किसी तरह से, मंत्र साधना करके या मेडिटेशन करके या किसी तरह से, तो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम आपको लगेगा कि वैसे ही कम हो गई है। मतलब आप परेशानियों से ध्यान हटाने के लिए हमें ये सब बताया जाता है ताकि हमारा ध्यान हट जाए और फिर हम थोड़ा सोच सके उस बारे में कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये एक नॉर्मल साइकोलॉजिकल रेमेडीज हैं जो बिना एस्ट्रोलॉजी के भी लोग यूज कर सकते हैं। और जब एस्ट्रोलॉजर्स के पास लोग गए तो उन्होंने भी ये रेमेडीज उनको बताई। तो ये ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोलॉजिकल कुछ स्पेशल रेमेडी है कि आप किसी के पास जाओ, उसको आप 10,000 रुपए दो और फिर वो आपको बोल रहा है तभी वो वर्क करेगी। वो आप नॉर्मल लाइफ में बिना एस्ट्रोलॉजी के भी अप्लाई कर सकते हो। तो एस्ट्रोलॉजी को हमें हमारे लाइफ में कैसे यूज में लेना चाहिए उसको? देखिए, जब एस्ट्रोलॉजी किसी ने बनाई होगी तो उसने ये सोच के तो एस्ट्रोलॉजी को नहीं बनाया था कि कल मेरी लाइफ में क्या हो रहा है मुझे ये प्रिडिक्ट करना है। एस्ट्रोलॉजी देखिए, इंसान की क्यूरियोसिटी को आप रोक नहीं सकते। अब जैसे इंसान है आज भी साइंस में इतने इन्वेंशन करते जा रहे हैं, तो लोगों ने पहले जो ये प्लैनेट्स और इनके मूवमेंट्स को देख के एक तरह से कुछ साइंटिफिक कुछ बनाने की कोशिश की। तो वो काफी हद तक प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखे तो कुछ एरियाज में उसकी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से वो ठीक ठीक आउटकम देती भी है। तो अगर आप अपने आप को बिना किसी गाइडेंस के समझ सकते हो अपनी ऑब्जर्वेशन से, और आप अपने आप को समझ के कुछ सही एक्शन ले सकते हो, तो शायद आपको कोई एस्ट्रोलॉजी की इनकी जरूरत है नहीं। लेकिन अगर आपकी ऑब्जर्वेशन पावर कम है, अपने आप को आप समझ नहीं पा रहे हो, आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो, और कोई आपको गाइड कर रहा है कुछ बिना किसी लालच के या किसी वजह से आपको समझा पा रहा है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी का सहारा ले रहा है या नहीं ले रहा है, तो फिर भी आप एक डिस्कस कर सकते हो। लेकिन अगर आप ब्लाइंडली हर चीज जो एस्ट्रोलॉजी, जो अलग अलग चीजें एस्ट्रोलॉजर बताते हैं उसको फॉलो करते जा रहे हो, और आप सोच रहे हो कि कल मैं क्या करूं, मेरा क्या दशा चल रही है, मेरे लिए करना सही होगा या नहीं होगा, हर एक छोटी छोटी चीज में उसको घुसाते जा रहे हो, तो फिर आप कहीं ना कहीं एक तरह से ना एक अंधविश्वास की तरफ भी बढ़ते जा रहे हो। तो एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी चीजें वर्क करती हैं, बहुत सारी चीजें वर्क नहीं भी करती हैं। तो लाइफ में है ना एक बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए। अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो वो क्यूरियोसिटी बेस्ड होना चाहिए कि ये है क्या, क्या ये उसका सच वो खुद देख ले कि ये कितना सच है कितना झूठ है। अगर उसके अंदर थोड़ा भी ब्रेन वर्क करता है तो खुद ही समझ जाएगा कि कौन सी चीज वर्क करती है, कौन सी चीज वर्क नहीं करती, और क्यों वर्क करती है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, हमारा इतना इंटरेस्ट नहीं होता है, और हमें अपनी प्रॉब्लम से बचने के लिए कोई कोई ऐसा क्विक फिक्स सोल्यूशन चाहिए होता है। और जब भी आप अपनी लाइफ में क्विक फिक्स सोल्यूशन के लिए भागोगे तो बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो मिसयूज कर लेंगे उसका। किसी लालची एस्ट्रोलॉजर से बचें। और अगर आपको यूज भी करना है, कोई जेन्युइन इंसान आपके आसपास है जो आपको वैसे गाइड कर पा रहा है, एस्ट्रोलॉजी यूज करके गाइड कर पा रहा है, तो शायद आप डिस्कस भी कर सकते हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए, ना आप किसी चीज़ को मानो ना मत मानो, ऐसा मतलब बीच में रहो।